the relative position of two planes तो अगर आप स्पेस में किसी भी दो प्लेन्स को देखोगे, आइदर या तो ऐसा होगा कि वो दोनों प्लेन्स एक दूसरे पे पूरी तरह से क्या होंगे, कॉन्साइड कर रहे होंगे, यानी कि एक के ऊपर एक, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, या ऐसा होगा कि वो दोनों प्लेन्स आपस में क्या होंगे, इज अ पैरेलल टू द ईच अदर होंगे, इज सिंपली पैरेलल टू द क्या होंगे, ईच अदर होंगे, और एक डिस्टेंस मेंटेन होगा। या हो सकता है कि वो जो दोनों प्लेन है वो इस तरीके से एक एंगल पे आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट, या एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू प्लेन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तीन केस हमें देखने को मिलेंगे। तो सपोज आपके पास अगर सपोज कि इस प्लेन की इक्वेशन P1 प्लेन जो है, एक प्लेन है स्पेस में जिसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 का z प्लस d1 इज इक्वल द 0 है। P2 एक अनदर प्लेन है जिसका इक्वेशन a2 का x प्लस b2 का y प्लस c2 का z प्लस d2 बराबर 0 है। तो ऑब्वियस है अगर दोनों इक्वेशन आपके सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो द सिंपल सा कंस्टेंट होगा कि a1 अपॉन a2 is equate with b1 upon b2 is equate with c1 upon c2 is equate with d1 upon d2। ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी, केवल एक मल्टीप्लाई फैक्टर हो सकता है। तो इन रिलेटिव रेशियोज का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल होगा जब दोनों इक्वेशन आर रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, या द बोथ द प्लेन आर सिंपली कोइंसाइडिंग। ये चारों रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब सिंपली अगर दोनों प्लेन्स आपस में आपके क्या है, पैरेलल टू द ईच अदर है, तो a1 अपॉन दोनों के नॉर्मल वेक्टर तो कोलिनियर होंगे, तो यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल द c1 अपॉन c2, बट इट्स नॉट इक्वल द d1 अपॉन d2 के, ये इक्वल नहीं होगा। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, बट इट्स अनइक्वल द d1 by d2, कांस्टेंट टर्म अलग होगा, तब नॉर्मल वेक्टर इज अ कोलिनियर, तो ये आपके पैरेलल टू द ईच अदर हो जाएंगे। एंड अगर दोनों प्लेन आपके यहाँ पे सिंपली इज इंटरसेक्टिंग होंगे तो नॉर्मल वेक्टर आर नॉन कोलिनियर होंगे। नॉर्मल वेक्टर आर नॉन कोलिनियर कहने का मतलब all are a1 upon a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2 not equal, यानी कि ये तीनों में से कोई भी, ये तीनों अनइक्वल हो सकते हैं या दो इक्वल, लेकिन तीसरा अनइक्वल हो सकता है, नॉट ऑल आर इक्वल। उस केस में ये आपके सिंपली ये तीनों नंबर एक साथ इक्वल नहीं होंगे, या आप सिंपली कह सकते हो a1 i कैप प्लस b1 का j कैप प्लस c1 का k कैप एंड अ वेक्टर a2 का i कैप प्लस b2 का j कैप प्लस c2 का k कैप, दोनों के नॉर्मल वेक्टर आर सिंपली नॉन कोलिनियर वेक्टर। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। उस केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इस तरह से इंक्लाइंड होंगे। तो इस केस में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन is a parallel planes is a between इस पैरेलल प्लेन्स में अगर हमें इस तरह से डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम लोग सिंपली वहीं पे जैसे 2D में लिखते थे, या ऐसे कि ओरिजिन से इसका अलजेब्रिक डिस्टेंस, इसका अलजेब्रिक डिस्टेंस का मॉड कंसीडर कर लें, और ओरिजिन यानी कि आप सिंपली यहाँ पे लिखते हो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस d1 माइनस d2 का मॉड इज द डिफरेंस का मॉड अपॉन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? जब दोनों प्लेन्स आपकी इंटरसेक्टिंग ऑन द लाइन होगा तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो मैंने अभी आपको पहले भी ये स्टेटमेंट बोला कि एंगल बिटवीन प्लेन्स यानी कि किसके बीच का एंगल, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल, और नॉर्मल्स के बीच का एंगल यानी कि आप सिंपली बोल सकते हो a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप। तो एंगल बिटवीन प्लेन इज इक्वल टू द कॉस इनवर्स के साथ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई इज अंडर रूट ओवर is simply a1 square plus b1 square plus c1 square into under root over a2 square plus b2 square plus c2 square। तो इस तरीके से आपका ये सिंपली एंगल बिटवीन, अब ये अगर निगेटिव होगा तो ऑब्वियस है ये आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, तो दूसरा एंगल आप पाई में से घटा दोगे, ये नंबर पॉजिटिव होगा तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, अगर ऑब्ट्यूस चाहिए तो पाई में से उसको घटा दोगे। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स यानी कि सिंपली उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल और नॉर्मल्स के बीच का एंगल यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकाल सकते हैं, या दो प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या वो कांस्टेंट जिसके लिए कहा जाए कि बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, तो चारों के रिलेटिव रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट इस तरीके से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट सिंपली होता है इस द दो प्लेन की पोजीशन एक ही प्लेन में किस तरह, एक स्पेस में दो प्लेन की पोजीशन कैसे हो सकती है। तो ये तीन केस आपको फील हो सकता है अगर आप यहाँ पे देखो तो, है ना। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग बोलते हैं सिंपली एंगल द बाइसेक्टर ऑफ प्लेन। याद होगा कि आपको एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2D में एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस की बात किया गया था, उसी को बस 3D में हम प्लेन के साथ कोरिलेट कर देते हैं। जैसा बेसिकली यहाँ पर 2D में अपन को कहा गया कि ये एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है। सिंपली यहाँ पे आपको दो इंटरसेक्टिंग प्लेन दे रखे हैं, लेट अज्यूम द p1 इज इक्वल टू द a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 एंड द p2 प्लेन इज सच दैट द a2x प्लस द b2y प्लस c2 का z प्लस d2 बराबर 0। ये आपको दो is the intersecting planes हैं, this are the intersecting plane हैं आपके। तो इन दो प्लेन्स का एंगल बाइसेक्टर प्लेन यानी कि उस पॉइंट के लोकस की बात आप करते हो जो कि बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन का बाइसेक्टर यानी कि ये एक लाइन होगी और ये एक लाइन होगी, और इस लाइन की खास बात होगी कि इस पे किसी भी पॉइंट का गिवन लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका हमेशा सेम होगा। इस गिवन लाइंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम सिंपली इस लाइन की और इस डैश लाइन की इक्वेशन वहां पे लिखा करते थे कि a1x प्लस द b1y मतलब x कॉमा y से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ प्लस माइनस a2x मॉड लगाते थे और प्लस और माइनस हटाएंगे, मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस लगाते थे, तो b2 का y प्लस c2 इज होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल जाता था जो कि दो एंगल बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट को एलिब्रेट करते हुए
इसे एक्सटेंड करते हुए प्लेन्स के लिए, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन, इक्वेशन ऑफ सिंपली एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स इस इक्वेशन ऑफ सिंपली एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इस a1 का x प्लस b1 का y प्लस c1 का z प्लस d1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ प्लस एंड माइनस a2 का x प्लस b2 का y प्लस c2 का z प्लस d2 is whole divided by under root over a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये आपके एक एंगल बाइसेक्टर AB1 एंड एंगल बाइसेक्टर 2, ये इक्वेशन प्लस और माइनस के साथ दो लीनियर इक्वेशन आएगा और वो दोनों लीनियर इक्वेशन आपको सिंपली दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ये बताया गया कि if the given lines are non perpendicular हैं, if the given lines are, if the simply given lines are non perpendicular to each other हैं, तो इसमें जो बाइसेक्टर होगा वो आपका क्या कहलाता था, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और एक बाइसेक्टर आपका क्या कहलाता था, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो उसका तरीका ये होता था कि किसी भी पॉइंट, स्पेशली अगर हम C1 C2 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब C1 C2 नॉन जीरो है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या काम करते थे, उस वाले बाइसेक्टर जो कि ओरिजिन कंटेनिंग होता था, उसके लिए सबसे पहले मेक फोर्सफुली इस स्टेप की ये डिसाइड करने के लिए बात हो रही है कि इस बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा बाइसेक्टर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। उसके लिए मेक C1 एंड C2 विथ सेम साइन। सबसे पहला स्टेप ये था कि हम यहाँ पर C1 C2 का साइन सेम कर लेते थे। C1 C2 यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू सेम कर लेना, इसका ये मतलब है। तो C1 C2 का साइन सेम करने के बाद फर्स्ट स्टेप यही हुआ करता था आपका स्टेप 1। उसके बाद सिंपली आप क्या करते थे कि C1 C2 सेम साइन करने के बाद आप इसे कहते थे इफ इज A1 A2 है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला, यानी कि इस रिलेशन में C1 C2 ऑलरेडी क्या है, इफ पॉजिटिव सेम साइन है तो प्लस वाला पॉजिटिव साइन वाला आपको यहाँ पर जैसा बाइसेक्टर देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। ये आपको सिंपली यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड सभी को? अगर ये आप निगेटिव वाला, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो उस केस में उसके पहले लिखेंगे C1 C2 के सेम साइन के हैं, तो फिर अगर A1 A2 और प्लस B1 B2 निगेटिव है तो निगेटिव वाला बीच में निगेटिव रखने पर आपको ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्रोवाइड करता है। ये देखो आप 11th की कॉपी में, और यहाँ पर इसी का अपोजिट अगर A1 A2 प्लस B1 B2 आपका लेसर देन 0 है तो उस केस में पॉजिटिव वाला आपको इस केस में एक्यूट दे देगा और निगेटिव वाला इस केस में आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। इफ D1 D2 सेम साइन अगर नहीं भी है तो इस लोग को अप्लाई करने से पहले सारे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस सेम साइन बना सकते हो। इफ D1 एंड D2 आर सेम साइन, इफ D2 एंड D2 आर द सेम साइन, तो आप यहाँ पर कहते हो कि इफ
D1 D2 अगर सेम साइन, ये स्टेप 1 है चेक करने का बच्चे। फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि आपका जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला अगर बीच में पॉजिटिव साइन रखकर, पॉजिटिव वाला मतलब जो पॉजिटिव साइन रखकर आपका फिर से यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बी टर्म आ जाएगा, जेड का कोफिशिएंट का मल्टीपल। इस निगेटिव है तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। और जैसे ही ये चीज आपने कैलकुलेट की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को कैलकुलेट किया और वो आपका निगेटिव अगर आ गया है, अगर ये नंबर आपका निगेटिव आया है, तो अगर आप बीच में जब पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे तब वो आपको सिंपल एक्यूट मिलेगा। नेगेटिव रखोगे तो वो आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो इस तरह से अपन को सिंपल इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर अगर पूछा है तो सिंपली दो बाइसेक्टर होंगे। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पूछा है तो दो बाइसेक्टर्स होंगे, और वो दो बाइसेक्टर बेसिकली कौन से होंगे बच्चे? इज एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। कब? वो जब नॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ईच अदर होंगे। और इस तरीके से ये जो दो बाइसेक्टर्स होंगे वो इनफैक्ट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर और उसमें हमें इस ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट का केस होगा, तो हम इस फॉर्मूले से ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन बाइसेक्टर मेरा एक्यूट है कि गिवन बाइसेक्टर मेरा सिंपली ऑब्ट्यूज है। गिवन बाइसेक्टर मेरा एक्यूट है कि गिवन बाइसेक्टर मेरा ऑब्ट्यूज है। इस तरह से हम लोग ये चीज यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर सभी को? फिर अगर आपसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखने का मतलब ये था बच्चे, इसलिए आपको सिंपली एक पॉइंट और उसकी डायरेक्शन पता था तो आप लाइन की इक्वेशन बहुत आराम से लिख रहे थे। x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। इस नॉन सिमेट्रिक फॉर्म यानी कि अगर आप ऐसे देखो कि अगर मैं आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 का z प्लस d1 बराबर 0 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, अगर एक कर्व की इक्वेशन इस तरह से लिखूं, वेयर a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 आर not all are equal, अगर ये सभी आपस में इक्वल नहीं है तो ये जो एक्स वाई जेड में लोकस लिखा गया है वो किसका लोकस है? तो ये किस कर्व का लोकस है, ये बात समझने के लिए ये किस कर्व का लोकस है ये बात समझे तो आप कह सकते हो कि x, y, z का ये लीनियर इक्वेशन वो बेसिकली एक प्लेन का लोकस है, ये वाला पोर्शन, यानी कि वो उसी पॉइंट से सेटिस्फाइड होगा जो कि इस प्लेन में होगा। x, y, z के लिए ये पूरी इक्वेशन यानी कि ये और ये साइमल्टेनियसली जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब x, y इस दूसरा ये भी एक प्लेन है और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट ऑल आर इक्वल है। इसका मतलब कि ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, यानी कि x, y, z इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट जो कि दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो बेसिकली इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे लाई कर रहा है। तो दिस इक्वेशन, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ लाइन
which is कौन सी लाइन होगी, which is intersecting line of, which is simple intersecting line of the given plane of the two planes. तो अगर आप ये कहो कि इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो आपको एक लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. ये फील हुआ सभी को यहाँ तक. a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to the 0 is equal to the a2x plus b2y plus c2z plus d2 बराबर 0. It simply represent a intersecting line. तो ये इक्वेशन एक लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा और वो जो लाइन है वो दो प्लेन की. इस फॉर्म की जगह पर ऐसे भी इक्वेशन ऑफ लाइन दिया जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज आल्सो गिवन बाय a1x plus b1y plus c1z plus d1 बराबर 0 एंड a2x plus b2y plus c2z plus d2 बराबर 0. तो दो प्लेन की इक्वेशन साइमल्टेनियसली अगर गिवन है, दो प्लेन की इक्वेशन अगर साइमल्टेनियसली गिवन है तो वो इक्वेशन आपको उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. ये बात हमें समझना है. फील हुआ ये स्टेटमेंट सभी को. नाउ अगर ये आपकी सिंपली इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस लाइन का एक डायरेक्शन भी होगा, उस लाइन का एक डायरेक्शन भी होगा, ऐसा हम कह सकते हैं. तो इस केस में आप याद करो कि आपको अगर दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन का डायरेक्शन चाहिए तो द डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर कुछ भी बोलो, द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन is the direction vector of intersecting line is simply आपका क्या हो जाएगा, eta 1 cross eta 2 यानी कि I J K is a A1 B1 C1 A2 B2 and C2. ये आपका simply the direction vector of the intersecting line होगा. ये आपका सिंपली द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि उस लाइन जिसका इक्वेशन इस तरीके से नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखा है उसका ये हम डायरेक्शन बोल सकते हैं. तो अगर टू फॉर कन्वर्टिंग, फॉर अगर हम कन्वर्टिंग करें, फॉर कन्वर्टिंग इन सिमेट्रिक फॉर्म, इसको अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना चाहेंगे तो इसका मतलब हमें उस लाइन का सिंपली डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए और एक पासिंग थ्रू द पॉइंट पता होना चाहिए. तो डायरेक्शन रेशियो तो सीधे eta 1 क्रॉस eta 2 यानी कि नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस करके हम उसकी डायरेक्शन को बोल सकते हैं, क्योंकि eta 1 का जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वो लाइन वो वेक्टर इस प्लेन में आएगा, इसके साथ भी क्रॉस कर रहे हैं तो इस प्लेन, और दोनों प्लेन में एक ही लाइन है eta 1 क्रॉस eta 2 की डायरेक्शन में, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है. फॉर कन्वर्टिंग द सिमेट्रिक फॉर्म मैंने कहा कि आपको एक पासिंग थ्रू द पॉइंट चाहिए. अब इस लाइन पे तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक ट्रिपलेट, तो फॉर कन्वर्टिंग तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो तो है ही है. For finding a passing through the point, for finding a passing through the point, आप यहाँ पर एक पॉइंट निकालने की बात करो, पासिंग थ्रू पॉइंट, तो उस पॉइंट यानी कि x0, y0, z0 जो कि दोनों इक्वेशन को, एक ऐसा ट्रिपलेट जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करे, एक साथ सेटिस्फाइड करे. और ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं होगा बच्चे, ऐसे इनफाइनाइटली पॉइंट्स होंगे, उसमें से हम कोई भी एक पॉइंट निकालना चाहते हैं. तो मेरा कहना है कि क्यों ना हम x0, y0 या z0 किसी को भी एक फिक्स कर दें. सपोज तुमने x0 को यहाँ पे 0 कंसिडर कर लिया, सपोज तुमने x0 को यहाँ पर 0 कंसिडर कर लिया. बात समझ आ रही है सभी को? अगर तुमने यहाँ पर x0 को 0 कंसिडर कर लिया
तो क्योंकि दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनका हम रिलेशन मिल पाएगा जो कि इनफाइनाइटली वही लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने क्या कर दिया, टू फिक्स फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट, टू फिक्स्ड इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे एज अ एक्स नॉट, आइदर वाई नॉट और जेड नॉट। टू फिक्स एक्स नॉट, और एक्स नॉट मतलब एक्स को जीरो पुट करके वाई और जेड में दो इक्वेशन और दो अननोन जिसको सॉल्व करके हम वाई और जेड निकाल लेंगे। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट मेरा जीरो कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट हो जाएगा। ऐसे आप कह सकते हो टू फिक्स आइदर एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। जीरो ही नहीं, कुछ भी आप चूज कर सकते हो, जीरो ही जरूरी नहीं है। तो किसी भी एक को फिक्स करके आप वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। और जैसे ही आपने यहाँ पे एक वो पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उसकी हेल्प से आप इस लाइन की इक्वेशन इस तरीके से सिमेट्रिक फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो ऐसा आप देख सकते हो कि फाइंड द पासिंग टू द पॉइंट अगर चाहिए था तो इस तरीके से मैंने क्या जुगाड़ किया, एक इस वेरिएबल को फिक्स करके बाकी के दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अंडरस्टैंड सभी को? इस तरीके से फील हुआ सभी को ये बात? या इस स्पेशल केस में अगर हमें ऐसे ही लाइन की इक्वेशन दे रखी है जिसमें दो प्लेन की इक्वेशन की वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो सपोज हमसे कहा गया कि इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन इज अ जेड यानी कि ऐसे लिखो जेड बराबर जेड नॉट एंड इज अ वाई बराबर वाई नॉट। तो बेसिकली जेड बराबर जेड नॉट एक प्लेन है, वाई बराबर वाई नॉट एक प्लेन है। सिंपल सी बात है। और इस प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसी को हमें यहाँ पे फील करना है। तो z बराबर z नॉट यानी कि आप अगर xy प्लेन में जाओ तो इस प्लेन को फिक्स फील कर सकते हो कि ये x है, ये y है और ये z है। तो इस xy प्लेन के पैरेलल एक प्लेन हो गया। z बराबर जीरो इस प्लेन की इक्वेशन, xy प्लेन की इक्वेशन। z बराबर z नॉट यानी कि आप उसी के ऊपर z नॉट इंटरसेप्ट करते हुए उस प्लेन को इस तरीके से यहाँ पर फील कर सकते हो। बोलो बच्चे, y इज इक्वल टू वाई नॉट, y इज इक्वल टू सिंपली वाई नॉट। तो इसका मतलब वो प्लेन आपका किसके पैरेलल हो गया, xz प्लेन के पैरेलल हो गया, xz प्लेन के पैरेलल हो गया। बोले बच्चे, तो xz प्लेन के अगर वो पैरेलल हो गया है तो इस तरीके से जब आप वो xz प्लेन के पैरेलल अगर वो प्लेन प्लॉट करोगे तो आप ऐसे, अब पैरेलल है ये बात तो वाई नॉट आप ऐसे समझो, जेड नॉट और वाई नॉट तो सिंपली पैरेलली शिफ्ट कर रहे। अगर हम जेड नॉट हटा दे तो जेड बराबर जीरो ये प्लेन, वाई बराबर जीरो ये वाला प्लेन हो जाएगा, ये जेड एक्सिस है। और इस प्लेन और इस प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस प्लेन और इस प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो इटसेल्फ आपकी क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे फील करने से आप समझ सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज आई कैप। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सीधे जे कैप, सॉरी जेड के कैप। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यानी कि y का कोफिशिएंट है x और z नहीं है तो j कैप, और दोनों का क्रॉस करोगे तो j क्रॉस k आपका सिंपली i कैप आ जाएगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट की बात करें तो उसका y की वैल्यू तो y नॉट होगी, z की वैल्यू z नॉट, x आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो आपने x को जीरो चूज कर दिया तो आपके पास पासिंग थ्रू द पॉइंट इस प्लेन में इज अ पासिंग थ्रू पॉइंट, एक ऐसा ट्रिपलेट जो कि दोनों को एक पासिंग थ्रू पॉइंट जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे। तो वो आप x को कुछ भी रख सकते हो, तो मैं जीरो ही कंसीडर कर लिया, जीरो कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। इसमें यहाँ रखेंगे z की जगह जेड नॉट बराबर जेड नॉट, तो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस जीरो अपॉन वन
is equate with y minus y naught upon 0, z minus z naught upon 0। ये उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि इस प्लेन नॉन सिमेट्रिक फॉर्म को मैंने सिंपली सिमेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। सपोज आपको एक लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, z इज इक्वल टू द 0 या z इज इक्वल टू सिंपली z नॉट and is a ax plus by plus c बराबर 0। ax plus by plus c बराबर 0, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है होना है कि इस ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। 2D में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, 3D में यही इक्वेशन आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस z बराबर z नॉट मतलब इसमें केवल z वेरिएबल था और इसमें मैंने z वेरिएबल मिसिंग कर दिया। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस दो प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर आप सीधे क्रॉस प्रोडक्ट से देखो तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर k कैप हो जाएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चे, ai कैप प्लस bj कैप हो जाएगा, k क्रॉस i यानी कि सिंपली इज अ j, तो a का j कैप, j क्रॉस के i कैप माइनस का b का i कैप, ये आपका डायरेक्शन ऑफ लाइन हो जाएगा। ये सिंपली डायरेक्शन ऑफ लाइन हो जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 2D में इस लाइन के ऊपर ये x है और ये y है, 2D में इस लाइन के ऊपर लाइन रख दिया जाए तो ये सिंपली आपको एक प्लेन इस तरीके से मिलेगा। ये आपको एक प्लेन ऐसा मिलेगा, इस तरह से खड़ा हुआ एक प्लेन मिलेगा बच्चे। और जेड एक्सिस के पैरेलल यानी कि इस तरीके से अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस लगाएं तो इस लाइन के ही अलोंग वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो आप देखो कि जब एक्स वाई है और जेड नहीं है तो ये जो प्लेन होगा वो बेसिकली जेड एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात 2D में लाइन के ऊपर लाइन रख दो तो ये प्लेन हो गया, क्योंकि 0 जेड है तो मतलब जेड कुछ भी रखो तो वो लाइन ऊपर शिफ्ट और नीचे शिफ्ट कर दो तो वो प्लेन हो गया। जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, एक ऐसे क्रॉस सेक्शनल हॉरिजॉन्टल कट करो तो आपको यही लाइन की डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि 2D की ये जो लाइन की डायरेक्शन होगी वही यहाँ पर वही यहाँ पर बेसिकली इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन की डायरेक्शन होगी। तो यही डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देने के लिए इस ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसके अलोंग या इसके इस लाइन के 2D में पैरेलल वेक्टर aj कैप a और b को बदल दिया और एक माइनस लगा दिया, तो aj कैप माइनस